ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज़ मेनली कॉज होता है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। किसकी वजह से कॉज होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? अब हमारा एक बटरफ्लाई शेप ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड जो रहता है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करने लग जाता है। बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या करता है? ये थायराइड हार्मोन जो है उसे रिलीज़ करने लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ओके नाउ, अब ये जो ग्रेव्स डिजीज़ है ये मेनली कॉज किस किस वजह से होता है? गोइटर की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, ऑप्थेल्मोपैथी एंड ग्रेव्स डर्मोपैथी की वजह से। हाइपरथायरॉयडिज्म तो पता है कि ओवर एक्टिविटी हो जाती है थायराइड हार्मोन की, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। गोइटर क्या होता है? हमारा ये जो हमारा बटरफ्लाई शेप ऑर्गन होता है ये क्या होता है? एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, एबनॉर्मली एनलार्ज होने लग जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं। ऑप्थेल्मोपैथी में क्या होता है? ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून एंटीबॉडी जब फॉर्म हो जाती है तो ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है हमारी आई में, आई के ऑर्बिट में, और उसके जो पेरी ऑर्बिटल रीजन है उधर, जिसके वजह से क्या होती है? हमारी जो लिड्स हैं वो लैक करने लग जाती हैं, ठीक है, लिड्स से लैक करने लग जाती हैं, और लिड्स लैक करने लग जाती है, आईलिड का रिट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, बल्जिंग आइज दिखाई देने लग जाती है, और इसकी जो कंजक्टाइवा है यहाँ पे क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, रेडनेस दिखाई देती है, और उसकी रेडनेस, और हमें क्या दिखाई देती है? स्वेलिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी ग्रेव्स डर्मोपैथी। ग्रेव्स डर्मोपैथी में क्या होता है? हमारा जो फुट होता है, ठीक है, फुट होता है या फिर कोई भी पार्ट होता है स्किन का, वहाँ पे क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसके वजह से वो जो एरिया रहता है स्किन का, वो डिस्कलर्ड हो जाता है, इंड्यूरेटेड डिस्कलर्ड वैक्सी हो जाता है, और यहाँ पे जो इडीमा होता है वो नॉन पिटिंग इडीमा हो जाता है, ठीक है। नाउ उसके बाद बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ग्रेव्स डिजीज़। इसमें सबसे पहले होता क्या है? हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो रहता है वो रिलीज़ करता है थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन को। किसको रिलीज़ करता है? थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है, और ये थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन जो रहती है वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है उसको स्टिमुलेट करती है। कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके ये स्टिमुलेट करती है, ओके। फिर ये जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये रिलीज करती है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। किसको रिलीज करती है? थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये रिलीज करती है। अब ये जो थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो चली जाती है सर्कुलेशन में, ठीक है, वो सर्कुलेशन में चल जाती है, और वहाँ से वो चली जाती है अपने टारगेट ऑर्गन के पास। अब ये टारगेट ऑर्गन के पास चली तो गई, लेकिन अब ये अंदर कैसे जाए? तो हमारे जो टारगेट ऑर्गन रहते हैं इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? अब ये जो हमारा टारगेट ऑर्गन रहता है इस पे प्रेजेंट रहता है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है, टीएसएच रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। अब ये टीएसएच रिसेप्टर के ऊपर जब टीएसएच आके बाइंड करता है, ठीक है, टीएसएच रिसेप्टर के ऊपर आके टीएसएच जब बाइंड करता है तब ये हमें किसको एक्टिवेट कर देता है? ये जो थायराइड ग्लैंड है इसे एक्टिवेट कर देता है, और ये क्या रिलीज़ करता है? थायराइड हार्मोन रिलीज़ करने लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? थायराइड हार्मोन को रिलीज़ कर देता है, और इसके थायराइड हार्मोन जो रहता है ये T3 T4 को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से इसका जो अमाउंट है वो ब्लड में बढ़ जाता है। अब ये ब्लड में रहता कैसे है? ब्लड में क्या प्रेजेंट रहती है? थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ T3 T4 जाके बाइंड कर जाता है और आराम से ब्लड में रहता है। अब जैसे ही T3 T4 का लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, तब ये T3 T4 करता क्या है? T3 T4 जाके हमारे हाइपोथैलेमस जो है उसको जाके स्टिमुलेट करता है, बोलता है कि भाई अब बस बहुत हो गया, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको रिलीज करना बंद करो, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो है TRH हार्मोन जो रहता है उसको रिलीज करना बंद कर देता है। हाँ, हाइपोथैलेमस जो है वो TRH को रिलीज करना
टीआरएच को रिलीज करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टीआरएच जो रहता है वो टीएसएच को भी रिलीज करना बंद कर देता है, और टीएसएच जो है वो थायराइड हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देता है, और जिसके वजह से T3 T4 का जो लेवल है ब्लड में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद, T3 T4 जो रहता है ये अब हमारे टारगेट ऑर्गन के अंदर जाते हैं। अब इनका कुछ काम भी तो है, काम धाम भी तो कुछ करेंगे। तो T3 T4 जो है वो टारगेट ऑर्गन के अंदर चले जाते हैं। टारगेट ऑर्गन के अंदर वो कैसे जाते हैं, T3 T4 जो रहते हैं वो लिपिड सॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये अनबाइंड करते हैं हमारे थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, और डायरेक्टली ये किसके अंदर चले जाते हैं, आराम से टारगेट ऑर्गन के अंदर चल जाते हैं। वहाँ पे जो T4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, T3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। T3 बहुत ही पोटेंट हार्मोन है। ठीक है, इसको हम लोग ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन भी बोलते हैं। अब T3 जो रहता है वो जाके क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और डीएनए को बोलता है कि प्रोटीन एंजाइम से सब बनाना स्टार्ट करो, और उसके बाद इनका मेन काम क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसे इंक्रीज कर देते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ओके, उसके बाद फिर जब T3 T4 जब हमारे सर्कुलेशन में बढ़ जाता है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सब भी इंक्रीज हो जाता है, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नाउ अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। सबसे पहले क्या होता है हमारा पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा क्या होता है, पिट्यूटरी में एडिनोमा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, टीएसएच का जो लेवल है ब्लड में, टीएसएच का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा टीएसएच को रिलीज़ करने लग जाता है, और टीएसएच को रिलीज़ होता है तो फिर क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वो क्या रिलीज़ करने लग जाता है, थायराइड हार्मोन्स को, दैट इज़ T3 T4 को रिलीज़ करने लग जाता है। उसके अलावा थायराइड मेडिकेशन भी हाइपरथायरॉयडिज्म करती है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, आयोडीन, एम्योडोरिन, ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म करते हैं। और थायराइड ग्लैंड में अगर टॉक्सिक थायराइड एडिनोमा हो जाए, जैसे ऊपर एडिनोमा हो रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड में तो वो टीएसएच की रिलीज को बढ़ा रहा था, वैसे अगर थायराइड ग्लैंड में अगर एडिनोमा हो जाए तो ये क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन के रिलीज को बढ़ा देता है, जिसके वजह से फिर से हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। या फिर क्या होता है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर होता है, ये भी टीएसएच के रिलीज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। ओके, नाउ अब इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है ग्रेव्स डिजीज़ की। ग्रेव्स डिजीज़ जो रहता है मेनली किसके वजह से कॉज होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ के वजह से। अभी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती कैसे हैं वो तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी खुद के ही सेल के या ऑर्गन के खिलाफ बना लेती है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। देखो ऊपर की चीज़ें तो इसमें नॉर्मली होती है, हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज़ करता है, टीआरएच टीएसएच रिलीज़ करता है, और टीएसएच जो है वो हमारा नीचे जाके थायराइड हार्मोन जो है उसको रिलीज़ कर देता है। ठीक है, उसको रिलीज़ करता है, और वो क्या करती है, T3 T4 को रिलीज़ करती है। ये तो नॉर्मल हो गया, पर अब इसके अलावा इसमें एक विलन भी आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडी। ठीक है, ये ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब एक तो हमारा थायराइड हार्मोन तो टीएसएच को स्टिमुलेट कर ही रहा है, प्लस जो हमारी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है, और एंटीबॉडीज़ जो रहती हैं ये भी आके हमारी टीएसएच रिसेप्टर जो है उसको स्टिमुलेट करने लग जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और ये थायराइड ग्लैंड जो है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन जो रहता है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पर जैसे ही हमारा ब्लड में T3 T4 का लेवल इंक्रीज होता है वैसे वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक भेजता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस को जब नेगेटिव फीडबैक भेजता है तो ये हाइपोथैलेमस तो अपना काम करता है, वो टीआरएच को बंद कर देता है, टीआरएच जो रहता है वो टीएसएच को स्टिमुलेट करना बंद कर देता है। ठीक है, ये देखो हाइपोथैलेमस जो है वो टीआरएच को रिलीज़ करना बंद कर देता है, और ये जो है ये टीएसएच को रिलीज़ करना बंद कर देता है, और टीएसएच जो है हमारा वो क्या करता है, टीएसएच जो है इसको टीएसएच रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना बंद कर देता है। पर
अभी कहानी का विलन तो बचा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा TSH रिसेप्टर जो है, ये TSH रिसेप्टर अभी भी नहीं, अभी भी बंद हुआ नहीं, ये अभी भी स्टिमुलेट किया जा रहा है किसको, TSH रिसेप्टर्स को अभी भी ये जो एंटीजन है वो इसको स्टिमुलेट किया जा रहा है, जिस वजह से क्या होता है, थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड हार्मोन अभी भी रिलीज हो रहा है, दैट इज T3 T4 जो है वो अभी भी हमारे सर्कुलेशन में रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। ओके, नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, मतलब T3 T4 का जो लेवल रहता है सर्कुलेशन में इसकी वजह से उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जितनी भी उसकी जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है, मेटाबॉलिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड में, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। ओके, नाउ अब एक तो हमारे पास विलन था ही, कौन था वो, उसका नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दो और विलन है, कौन कौन है वो, थायरोग्लोब्युलिन एंटीबॉडी और थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडी, ठीक है। थायराइड परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज जो रहती हैं ये मेनली ज़्यादातर हमें, मतलब इसमें तो बहुत ही कम दिखाई देती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत कम दिखाई देती है, पर ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसमें ज़्यादा दिखाई देती है, मेनली हाशिमोटो डिजीज़ में दिखाई देती है। ओके, अब बात करते हैं, अब ये जो हमारा विलन है वो बना कैसे, देखो सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, लिम्फ नोड है, ठीक है, दिस इज लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट रहती है। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये किसको मिमिक करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लाइक एंटीजन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो एंटीजन होता है उसको ये मिमिक करती हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमारी टी सेल भी प्रेजेंट रहती हैं। ये जो नाइफ टी सेल हैं ये कब आती है हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी को कोई अटैक कर रहा हो, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया हो हमारी बॉडी में, तब ये नाइफ टी सेल जो रहती है एक्टिवेट होती है। तो ये अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कुछ भी करके टी सेल जो है उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जब ये हमारी टी सेल एक्टिवेट होती है तो अभी भागी दौड़ी जाती है और ये बी सेल को भी जाके एक्टिवेट कर देती है, और बी सेल क्या करती है, प्लाज्मा सेल बना देती है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी टी सेल है वो जाके बी सेल को बोलती है कि एक काम करो, तुम प्लाज्मा को बोलो कि वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, प्लाज्मा को बोलो कि जाके वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दे। अब एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बने, एंटीजन के अगेंस्ट, और यहाँ पे एक ही एंटीजन प्रेजेंट है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लाइक एंटीजन। तो ये क्या करती है, इसके खिलाफ ही जाके एंटीजन बना लेती है, ठीक है, इसके खिलाफ जाके एंटीजन बना लेती है। अब क्या होता है, वही सेम प्रोसेस रिपीट होता है, एंटीबॉडी बना लेती है। अब ये एंटीबॉडी जो रहती है, एंटीबॉडी क्या रहती है, अब देखो ये हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। कौन से रिसेप्टर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये जो एंटीबॉडी रहती है ये क्या करती है, इसके साथ जाके बाइंड हो जाती है और वो क्या रिलीज करने लग जाती है, थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने लग जाती है, ठीक है। अब ये जो हमारी एंटीबॉडी इतनी चालू है कि वो केवल थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर जो भी है, ठीक है, उस पर ही जाके केवल एक्ट नहीं करती है, उसके लिए ही स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी में जितने भी TSH रिसेप्टर होते हैं उसके लिए भी उनके साथ भी जाके ये क्या करती है, क्रॉस रिएक्ट करने लग जाती है, ठीक है। देखो मेनली ये जो रहती है जाके स्किन के साथ क्रॉस रिएक्ट करती है और जाके आइज़ के साथ क्रॉस रिएक्ट करती है, आइज़ के साथ करती है, स्किन के साथ करती है। तो ये क्या कॉज करती है, एक तो जब ये आइज़ के साथ क्रॉस रिएक्ट करती है तो ये ऑप्थेल्मोपैथी कर देती है, और जब ये स्किन के साथ करती है तो ये डर्मोपैथी कर देती है। देखो ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी में होता क्या है, अभी तो हमने देखा कि क्या किस तरीके से होते हैं, TSH रिसेप्टर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट रहते होंगे। तो TSH रिसेप्टर जब यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं तो अब ये जो हमारी TSH रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडी होती है, मैंने बताया था नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। तो अब यही इसी तरीके से यहाँ पे आके आता है, क्या होता है, क्रॉस रिएक्ट करते हैं और
इन्फ्लेमेशन हो जाता है आइज़ में, कहाँ पे, आइज़ की जो ऑर्बिट होती है वहाँ पे, और उसका जो पेरी ऑर्बिटल रीजन होता है वहाँ पे आके ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो आईलिड है ये रिट्रैक्ट होने लग जाती है, लिड्स जो हैं वो लैग करने लग जाती है, प्लस आइज़ जो हैं देखो बल्ज हो रही है, ठीक है, देखो बल्जिंग दिखाई दे रही है आइज़ हमारी, ये बल्जिंग आइज़ दिखाई देती है, प्लस हमें इसमें क्या दिखाई देता है, रेडनेस भी दिखाई देती है, ठीक है। और इसकी जो ये कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवा में भी ये क्या कॉज करती थी, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती है, जिसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, ठीक है, प्लस ये स्वेलिंग भी कॉज कर देता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या कॉज करता है, ग्रेव्स डर्मोपैथी, जिसको हम लोग प्रीटिबियल मिक्सिडीमा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीटिबियल मिक्सिडीमा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है वो जाके स्किन पे डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये क्या कॉज कर देता है, ये वैक्सी और डिसकलर्ड इंड्यूरेशन, देखो वैक्सी और डिसकलर्ड इंड्यूरेशन कर देता है स्किन का, और यहाँ पे जो इडीमा होता है वो नॉन पिटिंग इडीमा होता है। ओके, नाउ बात करते हैं उसके बाद पैथोलॉजी या फिर कह सकते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द ग्रेव्स डिजीज़ की। इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर हम लोग देखें, ठीक है, नॉर्मली देखें तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की अगर सेल्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगी, ये फॉलिक्यूलर सेल्स दिखाई देंगी, ठीक है, ये जो हैं ये हमें क्या दिखाई देंगी, फॉलिक्यूलर सेल्स दिखाई देंगी, और इसके बीच में ये जो हमें गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं। अब ये करती क्या है, फॉलिक्यूलर सेल जो है, जैसे ये हमारी क्या है, फॉलिक्यूलर सेल है, ठीक है, ये वाली हमारी फॉलिक्यूलर सेल होती है, और ये बीच वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है, कोलॉइड होता है, ये जो बीच वाला एरिया है ये क्या है, कोलॉइड है। अच्छे से बनाओ, देखो ठीक ठाक बनी गया है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये हमारी क्या है, ये जो है, ये रेड से जो मैं लगा रही हूँ ये हमारी क्या है, फॉलिक्यूलर सेल है, और ये बीच में क्या है, कोलॉइड है, ये येलो वाली जो बीच ग्रीन वाली जो नहीं दिख रही है ये हमारी क्या है, कोलॉइड है, ठीक है। अब ये फॉलिक्यूलर सेल्स करती क्या है, फॉलिक्यूलर सेल जब भी थायराइड हार्मोन बनाती है, दैट इज T3 T4 बनाती है, वो उसको रिलीज किस में करती है, इस कोलॉइड में करती है, तो यहाँ पे आके हमारा T3 T4 स्टोर हो जाता है। उसके अलावा देखें तो ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, ये जितनी भी फॉलिक्यूलर सेल्स होती है बहुत ज़्यादा पैक्ड हो जाती है एक दूसरे में, जिसकी वजह से एलोंगेटेड दिखने लग जाती है, और इसके बीच का जो कोलॉइड होता है वो बहुत ही स्कैंटी हो जाता है। इसके अलावा इसमें हम लोग को एक चीज़ और दिखाई देती है, दैट इज़ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये जो है ये हमें लिम्फोसाइट्स भी दिखाई देती है। लिम्फोसाइट्स क्या होती है, ये स्मॉल वाइट ब्लड सेल होती हैं, ठीक है, स्मॉल वाइट ब्लड सेल होती हैं, जिसमें क्या होता है, सिंगल राउंड न्यूक्लियस होता है, देखो इसमें क्या होता है, सिंगल राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, ये स्मॉल ल्यूकोसाइट्स होती है जिसमें सिंगल राउंड या फिर ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करती हैं लिम्फोसाइट, इसकी वजह से इसमें हमें लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन दिखाई देता है। ये ल्यूकोसाइट करती क्या है, ये वाइट ब्लड सेल जो रहती है जाके देखो यहाँ से दिखाती हूँ, ये क्या होती है, स्किन पे जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, जिस वजह से हमें यहाँ पे लीजन्स दिखाई देने लग जाते हैं, लीजन्स या लंप दिखाई देने लग जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, इसके अलावा अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ होती किस किस वजह से, मेनली ये फीमेल जेंडर में दिखाई देती है, ठीक है, मेल से ज़्यादा मतलब ये फीमेल में होती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई भी पेशेंट के पापा मम्मी या बहन भाई को ग्रेव्स डिजीज़ है तो उस पेशेंट में भी, मतलब वो जो पर्सन है उसमें भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है तो इससे क्या होता है, थायरोइडाइटिस हो सकता है। प्लस एम्योडोरेन कोई ले रहा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, स्मोकिंग है, तो ये सब फैक्टर भी जो हैं ये एग्रीवेट करते हैं किसको, ग्रेव्स डिजीज़ को, ग्रेव्स डिजीज़ के होने के चांसेस को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अब देखो पता था कि ग्रेव्स डिजीज़ क्या रिलीज़ करते हैं, थायराइड हार्मोन, और ये क्या करती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, पेशेंट जो रहता है हाइपर एक्टिव हो जाता है, प्लस इरिटेबल रहता है। ठीक है, अब हाइपर एक्टिव है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है, और उसके वजह से उसको नींद भी नहीं आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं। ठीक है, इन पेशेंट में हमें इसी के वजह से क्या दिखाई देती है, स्वेटिंग दिखाई देती है, हीट इनटॉलरेंस दिखाई देती है, पैल्पिटेशंस होने लग जाते हैं। ठीक है, वेट लॉस होने लग जाता है, उसके अलावा वो थकेगा भी ज़्यादा। ठीक है, फैटीग, वीकनेस। ठीक है, और क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी दिखाई देती है। वो तो हमें पता ही है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ के वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके वजह से आई में और पेरियोर्बिटल रीजन में, जिसके वजह से कंजक्टिवाइटिस, लिड रिट्रैक्ट, लिड लैग, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। प्लस क्या होता है, थर्स्ट, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है। डिस्निया, दैट इज़ ब्रेथलेसनेस। ठीक है, ब्रेथलेसनेस। उसके अलावा क्या दिखाई देता है, ओलिगोमेनोरिया, दैट इज़ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो हो जाता है। एमनोरिया, दैट इज़ एब्सेंट हो जाती है मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, प्लस डिक्रीज लिबिडो, दैट इज सेक्स ड्राइव भी डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हमें ग्रेव्स डर्मोपैथी, दैट इज़ हाइलोरानिक एसिड जो रहता है वो डिपॉजिट होने लग जाता है स्किन में, जिसके वजह से इंड्यूरेशन होने लग जाता है, नॉन पिटिंग इडीमा स्किन पर दिखाई देता है। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी के वजह से पेशेंट जो रहता है वो एंजाइटी उसमें दिखाई देती है, इरिटेबल रहता है बहुत ज़्यादा पर्सन। ठीक है, इसमें हमें और क्या दिखाई देता है, टैकीकार्डिया। ठीक है, हार्ट रेट जो रहती है बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। अब हार्ट रिदम जो रहती है वो इरेगुलर हो जाती है और रैपिड हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या दिखाई देता है, गोइटर। गोइटर वही है, एबनॉर्मल थायराइड ग्लैंड जब हमारा एबनॉर्मली लार्ज होने लग जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। बावल साउंड जो रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, हल्के फुल्के ट्रमर्स दिखाई देने लग जाते हैं, फाइन ट्रमर्स दिखाई देने लग जाते हैं। ऑन्काइलोलाइसिस क्या होते हैं, हमारे जो नेल्स होते हैं वो फिंगर बेड से निकल जाते हैं, पर ये जो प्रोसेस होता है वो पेनलेस होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑन्काइलोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, पेरिटीबियल मिक्सिडीमा दिखाई देता है, दैट इज़ ग्रेव्स डर्मोपैथी, जिसमें हाइलोरोनिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है और फिर वही इंड्यूरेटेड स्किन हो जाती है। ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्सिया क्या होता है, जो हमारे रिस्पॉन्सेज रहते हैं, रिफ्लेक्सेस रहते हैं, वो ओवर एक्टिव और ओवर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। फिर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर दिखाई देते हैं। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होता क्या है, ठीक है, हार्ट फेलियर। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो हमारा ब्लड जितना ब्लड पंप करने की ज़रूरत होती है उतना ब्लड वो पंप कर नहीं पाता, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है। अब ये होता किस वजह से है, जैसे हमारे बॉडी में ओवर एक्टिविटी हो जाती है किसी चीज़ की, ओवर एक्टिव किसी चीज़ की क्या मतलब, क्या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ा रहता है तो हमारी जो बॉडी रहती है वो हाइपर एक्टिव रहती है। ठीक है, हाइपर एक्टिव रहने की वजह से इसका जो हार्ट रेट है और कार्डियक आउटपुट है दोनों बढ़ जाएगा, और जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो जो रिदम है वो भी इरेग्युलर सी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसको अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन में कुछ मतलब कुछ अलग होने लग जाएंगे। ठीक है, चेंजेस आने लग जाएंगे उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन हार्ट मसल के, और जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा जितना ज़रूरत है, और इसमें कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। नाउ फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, शुरुआत ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करता है, टीआरएच रिलीज़ करता है, टीआरएच से टीएसएच। तो सबसे पहले हम लोग टीएसएच को नापेंगे। ठीक है, मतलब टीएसएच का इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, देखो नेगेटिव सबसे टीएसएच जो रहता है इसमें डिक्रीज रहेगा, सीरम टीएसएच डिक्रीज रहेगा। क्यों रहेगा, जैसे ही नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास तो वो टीआरएच को सबसे पहले बंद कराता है,
फिर TSH को बंद कराते हैं, जिस वजह से जो सीरम TSH रहता है वो डिक्रीज रहता है। पर इसका जो हमारा TSH रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडी रहता है, वो हमारा विलन था ना, वो क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, क्योंकि उस पर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, चाहे तुम उसको जितना मार लो, ठीक है। तो इस वजह से जो TSH है वो इंक्रीज रहता है। उसके अलावा फिर अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड करें थायराइड का, अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उससे हमें क्या क्या पता चलेगा। पहले तो हम लोग ये जो हमारा बटरफ्लाई शेप ऑर्गन है थायराइड, उसका स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें हाइपरथायराइडिज्म कॉज कर रही हैं। कोई और भी तो चीज़ें हो सकती है जो कि हाइपरथायराइडिज्म कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हो सकता है थायराइड एडिनोमा प्रेजेंट है। थायराइड एडिनोमा प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, TSH का जो रिलीज है, सॉरी TSH नहीं, थायराइड हार्मोन का जो रिलीज है वो इंक्रीज कर देगा। ओके। या फिर टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर है, ये भी क्या करता है, थायराइड हार्मोन का जो रिलीज है उसे इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब ऊपर का तो टेस्ट कर लिया, अब हम लोग थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट में क्या देखेंगे, T3 T4 का जो लेवल है वो इंक्रीज रहेगा, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली रिलीज हो ही रहा है इस वजह से। उसके अलावा हम लोग एक टेस्ट और करेंगे जिसका क्या नाम है, थायराइड स्कैनिंग और स्किन टी स्कैनिंग। थायराइड स्कैनिंग और स्किन टी स्कैनिंग में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक आयोडीन का इंजेक्शन लेते हैं और उसको हम लोग सर्कुलेशन में लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर नॉर्मल एक्टिविटी है, पेशेंट अगर नॉर्मल है, उसमें कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, तब इसका जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मली आयोडीन का अपटेक करेगा। पर ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होती है, हमारी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, जिस वजह से वो आयोडीन का जो अपटेक है वो भी ज़्यादा करेगा। तो इसमें हमें ग्रेव्स डिजीज़ में आयोडीन का अपटेक जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल थेरेपी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो ड्रग्स देते हैं, एक तो एंटी थायराइड ड्रग्स या बीटा ब्लॉकर। एंटी थायराइड ड्रग जो है इसमें हम लोग थियोमाइड देंगे, ठीक है। थियोमाइड जो रहती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये थायराइड पर ऑक्सीडेज जो है उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारे T3 T4 का लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाता है। दूसरा क्या है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ओके, देखो नॉर्मली अगर किसी को ग्रेव्स डिजीज़ या फिर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें सिंपैथेटिक उसका फंक्शन क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देना। पर बीटा ब्लॉकर अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। वो करता कैसे अब ये काम, देखो हमारा ये जो ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, टारगेट ऑर्गन है। टारगेट ऑर्गन पे क्या प्रेजेंट रहता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या कर देता है, बीटा ब्लॉकर आके उसको क्या कर देता है, बीटा ब्लॉकर जो है आके उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो खुद से ही डिक्रीज हो जाती है। फिर अब अगर कोई पेशेंट ऐसा आए जो बोले मुझे अब दवाई नहीं खानी है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको रेडियो आयोडाइड थेरेपी देंगे। रेडियो आयोडाइड थेरेपी में करते क्या है, देखो रेडियो आयोडाइड थेरेपी में हम लोग एक रेडियो आयोडाइड लेते हैं, रेडियो आयोडाइड दैट इज I-131, ठीक है। रेडियो आयोडाइड हम लोग या फिर किस फॉर्म में लेंगे, लिक्विड फॉर्म में लेंगे या फिर हम उसको पिल के फॉर्म में ले लेंगे, और फिर वो कहाँ पे जाएगा, हमारे थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, ठीक है। रेडियो आयोडाइड करता क्या है, वो नेचुरली धीमे धीमे क्या होता है, डिके हो जाता है। I-131 किस पे डिके हो जाता है, X-131 में, ठीक है। और जब ये डिके हो जाता है उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड की तरफ जाता है और उसके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाता है थायराइड हार्मोन का। नाउ थर्ड तरीका क्या है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, थायराइडेक्टमी करें। थायराइडेक्टमी क्या होता है, जब हम लोग देखो उन पेशेंट में पहले तो हम लोग करते हैं जिनको ना ही रेडियो आयोडाइड थेरेपी चाहिए ना ही उन पे मेडिकेशन कोई असर कर रही है। तो थायराइडेक्टमी में हम लोग करेंगे क्या, या फिर पार्शियल रिमूव कर देंगे थायराइड को, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को, या फिर हम लोग उसको पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड मैनेजमेंट।
अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या क्या होती है? सबसे पहले कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी का कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लरिंग विजन, ठीक है, बोन डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ग्रेव्स डर्मोपैथी होती है जिसकी वजह से इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? एलिफेंथियासिस हो जाता है। और थायराइडेक्टमी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? देखो, थायराइडेक्टमी का कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? या फिर उसकी जो लेरेंजियल नर्व है वो लेसरेट हो जाए ऑपरेशन करते समय, या फिर तुरंत ही इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाए, ठीक है। हो सकता है कि सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जाए, और उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका एक्सीडेंटल रिमूवल हो सकता है। अब देखो एक एक समझते हैं। सबसे पहले कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, ये कैसे हो सकता है? वही अभी तो बताया था, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। देखो, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज रहती है जिसके वजह से क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। इसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी हार्ट रेट रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, प्लस हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी, ये जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारी हार्ट रिदम है, ठीक है, ये जो हमारी हार्ट रिदम है वो भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और फिर उसमें क्या होता है? हमारा जो हार्ट है उसमें कुछ कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। हार्ट जो है इसमें क्या होता है? कुछ कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं हार्ट में, और इसकी वजह से जो हार्ट है वो ब्लड जो है वो ढंग से पंप नहीं कर पाता, ठीक है, ब्लड जो है ढंग से पंप नहीं कर पाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में होता क्या है? हमारी जो रिदम होती है, मतलब जो हमारी हार्ट रेट होती है वो क्या होती है? इरेगुलर हो जाती है या फिर रैपिड हो जाती है। देखो ये नॉर्मल है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन वाली है। तो इसमें क्या होती है? जो हार्ट रेट होती है वो कैसे होती है? तेज़ हो जाती है या फिर इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ढंग से ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हमने देखा था बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। अब बोन डेंसिटी डिक्रीज कैसे होती है? इसमें हमारे क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम एंड पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब जैसे ही हमारी क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, उसमें में क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो रिलीज है स्टूल और यूरिन में वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से क्या होती है? जो हमारी बोन की जो मिनरल की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। अब इसी को ही हम लोग कैसे जब बोन की मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी जो बोन डेंसिटी है वो भी डिक्रीज होती है। मतलब जब मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होती है, इसी को डॉक्यूमेंट किया गया है कि बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है। जब बोन डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है तब हमारा जो चांसेस रहते हैं बोन ब्रेक के वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, और इसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो जैसे ही बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है वैसे ही जो बोन रहती है वो फ्रेजाइल हो जाती है, फ्रैक्चर्स इंक्रीज हो जाती है, इसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे ना। उसके बाद फिर ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, तो पता ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, ऑटो एंटीबॉडीज़ के वजह से ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी हो जाती है। कहाँ पे? आई और ऑर्बिट में। इसमें रेडनेस होती है, बल्जिंग आइज होती है, आईलिड रिट्रैक्ट हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस होती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे प्रीटिबियल मिक्सिडीमा में। ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी का इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? ब्लरिंग विजन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीटिबियल मिक्सिडीमा, दैट इज ग्रेव्स डर्मोपैथी। ग्रेव्स डर्मेटोपैथी वही हाइलुरोनिक एसिड के डिपॉजिट होने की वजह से होती है, और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या दिखाई देता है? एलिफेंथियासिस दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं थायराइडेक्टमी, ठीक है, ये हमारी क्या है? थायराइडेक्टमी। इसमें हम लोग थायराइड को पार्शियली या फिर टोटली रिमूव कर देते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? इसकी जो लेरेंजियल नर्व है उसके कटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, लेसरेट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा हो सकता है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाए,
ठीक है, सर्जरी के तुरंत बाद। या फिर हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए इन सर्जरी के बाद। और क्या हो सकता है, इस पे ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है, देखो ये छोटे छोटे नहीं है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये इसके ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका हो सकता है एक्सीडेंटल रिमूवल हो जाए। बस यही है इसके कॉम्प्लिकेशन। दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर।